नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। आइए आज बात करते हैं बीजेपी की 5वीं लिस्ट की। और उस 5वीं लिस्ट में अगर हम बात करें मेरठ सीट की, तो मेरठ सीट का जो जाति समीकरण है वो कैसा है, मेरठ सीट की जो स्थिति है वो कैसी है, मेरठ सीट का इतिहास क्या रहा। क्योंकि मेरठ सीट से लगातार चर्चाएं शुरू थी कि मेरठ सीट में कुमार विश्वास का भी नाम चल रहा है और मेरठ सीट से ही अरुण गोविल का भी नाम चल रहा था। तो हालांकि कल ये बात फाइनल हुई कि मेरठ सीट से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट के रूप में अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। आइए समझते हैं कि आखिर ये जो सीट है, मेरठ की सीट कैसी है, इसका इतिहास क्या है, क्या क्या यहाँ पे हुआ है। पुराने समय में बीजेपी कितनी बार इस सीट से चुनाव लड़ी है और चुनाव जीती है, इन सभी समीकरणों पर आज हम बात करेंगे। इस बात पर भी बात होगी कि आखिर कौन सा जातीय समीकरण है जिसकी वजह से अरुण गोविल को ये सुनहरा मौका मेरठ सीट से मिला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मेरठ के इतिहास की। मेरठ गंगा और यमुना के बीच में बसा हुआ एक शहर है। मेरठ का नाम जब भी लिया जाता है, लोगों के दिमाग में सबसे पहले 1857 की क्रांति का नाम आता है, क्योंकि मेरठ एक ऐसा शहर है जहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो जब भी मेरठ की बात आती है तो 1857 वाली जो क्रांति है वो याद आती है। अगर हिंदू पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो हिंदू पौराणिक मान्यताओं में भी मेरठ का नाम अपनी अलग पहचान लिए हुए है। मध्य युग से इस शहर को इंद्रप्रस्थ के करीब होने की वजह से जाना जाता रहा है। इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली, जो वर्तमान में दिल्ली है। तो चूंकि इंद्रप्रस्थ के करीब हुआ करता था ये मध्य युग में, इसीलिए मेरठ अपनी अलग पहचान बनाए हुए था। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो अंग्रेजों के खिलाफ, जैसा भी हम बात कर ही रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में भी इस शहर ने बहुत महती योगदान, अपनी भूमिका निभाई। 1857 को 10 मई का दिन था जब यहां से क्रांति की ज्वाला भड़की थी। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो ये जो शहर है इसको खेल नगर भी कहा जाता है। और कारण क्या है उसका? क्योंकि यहां पर विशेष रूप से अगर देखा जाए तो खेल उद्योग जो है बहुतायत देखा जाता है और इसी वजह से अपनी अलग पहचान भी खेल नगर रूप में ये लिए हुए है। इससे संबंधित उत्पाद यहाँ पर खूब बनाए जाते हैं और इसीलिए इस उद्योग का ये एक तरह से केंद्र बनकर रह गया है, अपनी एक अलग पहचान बना लिया है। जब हम बात करते हैं पौराणिक युग की, तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मेरठ का नाम पहले मय राष्ट्र हुआ करता था। मय राष्ट्र यानी कि मय का राष्ट्र, मय का देश। मय एक राक्षस हुआ करता था और ये जो राक्षस है, ये राक्षस वहीं का निवासी था, जिसकी वजह से इसको मय राष्ट्र कहा गया। बाद में इसका नाम बदलते बदलते मेरठ हो गया और उसकी बेटी मंदोदरी रावण की पत्नी थी। तो जो मंदोदरी, जब रावण की हम बात करते हैं तो रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, वो मय राक्षस की बेटी थी और मय राक्षस का नगर ये मेरठ हुआ करता था, जिसको मय राष्ट्र कहा जाता था। इसी के साथ अगर हम महाभारत काल की बात करें तो महाभारत काल में कौरवों की जो राजधानी थी, कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर भी मेरठ जिले के अंतर्गत ही आती है। अब अगर मेरठ के संसदीय सीट की बात करें तो मेरठ की संसदीय सीट में 1991 से लेकर अब तक 6 बार बीजेपी का कब्जा रहा है। कुल 8 चुनाव हुए हैं जिसमें कि 6 बार केवल बीजेपी ने जीता है। 1991, 1996 और 1998 में भारतीय जनता पार्टी को यहां से जीत मिली है। यहां पर 1998 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर अमरपाल सिंह विजयी हुए थे और बीजेपी की लगातार जीत का सिलसिला 1999 में जाकर टूटा, जब कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना यहां से चुनाव जीते। फिर अगर बात करें 2004 की, 2004 के संसदीय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने मोहम्मद शाहिद अखलाक के दम पर चुनाव जीत लिया। फिर इसके बाद यहां पर अगर बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी की जीत का सिलसिला फिर से शुरू होता है 2009 में। और 2009 में बीजेपी ने राजेंद्र अग्रवाल को चुनाव मैदान में उतारा, जिन्होंने 47,146 मतों के अंतर के साथ बीजेपी के लिए
जीत हासिल की थी। फिर उसके बाद आती है बात 2014 की, जब 2014 में मोदी लहर चलती है और मोदी लहर के चलते यहाँ राजेंद्र अग्रवाल ने बीएसपी के अखलाक को 2,32,326 मतों के अंतर से हराया था। हालांकि ये जो सिलसिला था जीत का, ये जो जीत का बड़ा अंतर था, ये 2019 में कायम नहीं रह पाया और 2019 में उन्हें करीब 5,000 मतों से जीत हासिल हुई थी। मतलब ये अंतर काफी कम रह गया था, 2,32,000 से सिमट कर केवल 5,000 का अंतर रह गया था। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो आने वाला चुनाव है, ये जो 2024 का चुनाव है, 2024 के चुनाव में क्या बीजेपी जीत हासिल कर पाएगी, क्योंकि लगभग 2,32,000 का जो अंतर है वो सिमट के 5,000 के लगभग आ जाता है, 4700 के आसपास। तो क्या बीजेपी अपना वो जीत का सिलसिला जो है वो बनाए रख पाएगी? ये एक बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। हालांकि बीजेपी ने इस बार एक बड़ा दांव खेला हुआ है। बीजेपी ने एक बड़ा चेहरा, जो कि नामी चेहरा है, उसको मैदान में उतारा हुआ है और नाम है अरुण गोविल का। अरुण गोविल टीवी सीरियल कलाकार हैं, उनकी अपनी एक अलग पहचान है, खास पहचान है। हालांकि हम अरुण गोविल के विषय में बात करेंगे अगले वीडियो में। हम अरुण गोविल के विषय में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि अरुण गोविल क्या है, कहाँ है, कैसे हैं, यूपी से उनका कनेक्शन क्या है और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कैसा है, हम सारी चीजों पर बात करेंगे। तो यहाँ पर अब देखना ही दिलचस्प है कि 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए कैसे रहने वाला है, मेरठ की सीट कैसी साबित होने वाली है अरुण गोविल के साथ में। हालांकि अरुण गोविल एक बड़ा नाम है, इसीलिए उम्मीद लगाई जा सकती है कि एक बार फिर से बीजेपी जीत की तरफ बढ़ेगी और हैट्रिक लगाएगी। हालांकि अगर हम बात करें यहाँ के जातीय समीकरण की, तो मेरठ क्षेत्र को दलित और मुस्लिम वोटर्स का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर दलित और मुस्लिम वोटर्स बहुतायत हैं। 2019 के चुनाव में यहाँ पर मुस्लिम आबादी जो थी लगभग 5,64,000 थी। यहाँ पर जाटव बिरादरी जो है उसकी भी काफी ज्यादा संख्या है, काफी महत्वपूर्ण भूमिका में है। इनकी आबादी लगभग 3,14,000 के आसपास है, जबकि वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पर लगभग 60,000 के आसपास हैं। यहाँ ब्राह्मण, वैश्य और त्यागी समाज के वोटर्स की भी अच्छी खासी संख्या है, ये भी अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर मिलते हैं। अगर हम जाटों की संख्या की बात करें तो जाट समाज के जो लोग हैं वो भी लगभग 1,30,000 1,40,000 के आसपास उनकी भी संख्या है, जो पहले का आंकड़ा है, वर्तमान का आंकड़ा नहीं है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो गुर्जर और सैनी समाज के वोटर्स का भी काफी खासा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जब बात आती है इस संसदीय क्षेत्र की, इस संसदीय सीट की, तो यहाँ पर नाम जो चल रहा था, जो नाम की बात चल रही थी, यहाँ पर दो नाम चर्चा में थे। पहला नाम तो था अरुण गोविल का, और उसके बाद जो दूसरा नाम था जो काफी चर्चा में था वो था कुमार विश्वास का। कयास ये लगाए जा रहे थे कुमार विश्वास यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं और यहाँ से उनको उतारा जा सकता है चुनावी मैदान में। लेकिन कल जब घोषणा होती है, कल जब 5वीं लिस्ट आती है, तो उसमें अरुण गोविल का नाम आता है, कुमार विश्वास का नाम कहीं भी नहीं दिखता है। और फिर ये कयास तेज हो जाते हैं कि आखिर कारण क्या रहा कि अरुण गोविल को यहाँ चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन अगर बात की जाए कुमार विश्वास की, तो कुमार विश्वास को इस सीट से नहीं उतारा गया। मतलब उनको चुनाव में साझेदारी, चुनाव में अगर भागीदारी की बात की जाए तो भागीदारी का मौका नहीं दिया गया। तो बात आती है जातीय समीकरणों की, क्योंकि जातीय समीकरण राजनीति में काफी ज्यादा मायने रखते हैं। और अगर देखा जाए यहाँ पे, जैसा हमने आपको भी बताया कि यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या लगभग 5.5 लाख 5,64,000 के आसपास है। उसके बाद जाटव समाज, फिर जाटव समाज के साथ ही जो जाट बिरादरी है, फिर वाल्मीकि समाज है, ब्राह्मण समाज है, फिर जो त्यागी लोग हैं, त्यागी समाज के लोग हैं, वैश्य समाज है। इन सभी की अगर बात करें तो इन सभी को एक जाति के राह पर ले चल पाना या इन सभी को एक साथ कर पाना बड़ा मुश्किल काम था। और शायद बीजेपी ने यही चीज यहाँ पर, यही दिमाग लगाया होगा कि अगर इनको सबको इकट्ठा करना है, इनका सबका वोट लेना है, तो कोई ऐसा शख्स चाहिए जो सबको एक सूत्र में बांध सके। अर्थात रामायण टीवी सीरियल के जो अरुण गोविल हैं, अरुण गोविल कहीं ना कहीं
ये एक साझी विरासत के एक आइकॉन है जिनको सभी मानते हैं, चाहे वो बिरादरी कोई भी हो, चाहे हम बात करें जाटो समाज की, चाहे हम बात करें वैश्य समाज की, चाहे हम बात करें ब्राह्मण समाज की, वो सभी के लिए एक समान रूप से मान्य है। हालांकि अगर बात की जाए अरुण गोविल जी की, तो अरुण गोविल अग्रवाल समाज से आते हैं। इनका जन्म 1952 में हुआ था। इनकी जो शिक्षा दीक्षा है ये मेरठ में हुई और मेरठ के बाद फिर अपना कैरियर बनाने के लिए मुंबई चले जाते हैं। एक ब्रीफ मैं आपको जानकारी इनके विषय में दे रहा हूँ। वहाँ इनकी शादी होती है, वहाँ इनको एक महिला से प्यार हो जाता है, महिला ना कहा जाए लड़की कहा जाए, तो उनसे इनका विवाह हो जाता है। फिर इनके 2 बच्चे होते हैं और इनके बच्चों के बच्चे हैं, मतलब ये दादा बन चुके हैं। तो ये इनका एक ब्रीफ में जो फैमिली बैकग्राउंड है वो है। हम इनके विषय में डिटेल में बात करेंगे, हम इनके विषय में आपको पूरी जानकारी देंगे अगले वीडियो में। तो अब यहाँ पर बात यही है कि अगर बीजेपी ने अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा है तो उसके पीछे कारण ये है कि चाहे वो अग्रवाल समाज का व्यक्ति हो, चूंकि अग्रवाल समाज से आते हैं, तो जो वैश्य वर्ग है, वैश्य वर्ग का वो जो वोट बैंक है उसको बीजेपी ने साधा है। चूंकि अग्रवाल समाज या वैश्य समाज जो है सामान्य वर्ग से आता है, तो इसीलिए जो ब्राह्मण समाज है और जो अगर हम बात करें त्यागी समाज की, तो त्यागी समाज भी सामान्य में आते हैं। तो इस तरह सामान्य का वोट बैंक बीजेपी ने साधने की कोशिश की है। वहीं पर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी ने एक दांव और खेला है कि चूंकि राम की भूमिका में अरुण गोविल सबके लिए सर्वमान्य थे, सभी उनका सम्मान करते हैं, चाहे वो जाट समाज के लोग हों, चाहे वो वैश्य समाज के लोग हों, चाहे वो वाल्मीकि समाज के लोग हों, हर समाज के लोग उनको बराबर उनका सम्मान करते हैं और सभी के लिए वो एक समान रूप से मान्य हैं। और शायद इसी चीज को बीजेपी ने कैश कराने की कोशिश की है, उनको चुनावी मैदान में उतारा हुआ है। उम्मीद भी लगाई जा रही है कि बीजेपी की ये जो रणनीति है काम आएगी और बीजेपी तीसरी बार फिर से मेरठ में अपना परचम लहराएगी, यानी कि बीजेपी मेरठ में हैट्रिक मारने की तैयारी में है। और इस बात से बहुत ज़्यादा इनकार नहीं किया जा सकता है कि या ये आश्चर्य की कोई बात ना होगी अगर बीजेपी तीसरी बार यहाँ से अपना चुनावी झंडा जो है वो दूसरे लोगों से आगे निकाल ले जाती है, तो कोई आश्चर्य की बात ना होगी। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो न्यूज है, ये जो खबर है अच्छी है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।